से मिला है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको पैनक्रियाटिक जूस में पढ़ा चुका हूं। एक बार वीडियो में बोलना, क्योंकि वीडियो वालों ने थोड़ा देर में हमको ज्वाइन किया। जल्दी से बोलो, बताइए इंटेस्टाइन में डाइजेशन में कितने जूसेस हैं? तीन में से दो पढ़ लिए। बोलो कौन? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। यू गॉट इट? तो बताओ अमाइलेज ने क्या बनाया? डाइसैकराइड। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। न्यूक्लियस ने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। और लाइपेजेस ने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना करके हमें दे दिया। और ये सब कहां चल रहा है, ये सब व्यवस्था कहां चल रही है, वो देखने लायक है। पहले मैं एक बार आपको बना के दिखा देना चाहता हूं क्या क्या कर डाला है हमने। बताओ, बक्कल चैम्बर याद है? इसोफेगस याद है? स्टमक याद है? और स्टमक के बाद ये डियोडेनम और जेजुनम। तो ज्यादातर जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ? डियोडेनम। हाँ, यहाँ पर जूस याद है? नाम बताओ। सलाइन। यहाँ पर याद है? बोलो कौन? गैस्ट्रिक जूस। हाँ, गैस्ट्रिक जूस। शाबाश। और यहाँ पर आपको याद है कितने? तीन में दो पढ़ लिए। दोनों के नाम याद है? एक कौन? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अलावा बाइल जूस। बाइल जूस है अभी बेटा। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ने आपको जो दिया है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। क्या क्या पड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट याद है? कार्बोहाइड्रेट में लिख रहा हूं, अब आपकी मेहनत है, आप कितना काम कर पाओगे, कितना अच्छा समझ पाओगे। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आपको किस रूप में मिले हैं? डाइसैकराइड। जो आपकी रोटी थी वो डाइसैकराइड हो चुकी है। यस, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो प्रोटीन्स थी, प्रोटीन यहां लिख दे रहा हूं, प्रोटीन जो थी वो प्रोटीन हो गई कि बेटा? डाइपेप्टाइड्स हो चुके हैं। आपके जो न्यूक्लिक एसिड थे, दीज न्यूक्लिक एसिड्स, इन्होंने क्या बना रखा है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। याद है? और याद करो, आपके जो फैट है इन्होंने बना रखा है मोनोग्लिसराइड्स। याद है? मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड। याद है? साथ में कुछ फैटी एसिड जो मैंने पढ़ाए थे, बुक ने नहीं पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए थे, फैटी एसिड भी बन चुके। ये आपको मिला है। कहां पर मिला? इंटेस्टाइन, इन डियोडेनम में। किसकी प्रेजेंस में? और नाउ द लास्ट एंड टर्मिनल डाइजेशन, सबसे आखिरी का डाइजेशन, and that is known as digestion in intestine in presence of intestinal juice। हेडिंग याद रखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन इन प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में डाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंटेस्टाइनल जूस मैंने पढ़ाए नहीं। सक्कस इंटेरिकस याद है? क्रिप्स ऑफ लिबर को 3 सेल याद है? पैनेथ सेल याद है? और अर्जेंटाफिन सेल याद है? और एपिथेलियल सेल। इंटेस्टाइनल जूस ये निकला। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में तरह तरीके के एंजाइम है। याद रखना, इट इज अ टर्मिनल डाइजेशन। टर्मिनल मतलब सबसे आखिरी का डाइजेशन यही कंप्लीट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। यहां के बाद डाइजेशन खत्म। जैसे नाम याद रखिएगा, जैसे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से डाइसैकराइड मिल चुकी है। डाइसैकराइड में हमें माल्टोज मिल चुकी है, हमें सर सुक्रोज मिल चुकी है, और सर हमें हमें लैक्टोज शुगर मिल चुकी है। तो हमें 3 शुगर्स मिल चुकी हैं जो कि डाइसैकराइड है। बोलो कौन? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और ये हमें किससे मिल चुकी है? पैनक्रियाटिक जूस। फिर से बोलो,
और अब किसका काम है? इंटेस्टाइनल। तो इंटेस्टाइनल जूस में इनको डाइजेस्ट करने के लिए तरह तरीके के एंजाइम है, जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुनील सर को डाइजेस्ट करने के लिए सुनीलेज, जैसा जो है उसका एज, माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज, एंड दीज एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. नो, इट्स नॉट पैनक्रियाटिक जूस, दीज आर इंटेस्टाइन. अब उसने माल्टोज को तोड़ा और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया. इसका मतलब इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, इसका मतलब ये क्या था? डाइसैक. सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाले सुक्रोज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के सब्सटेंसेस में आपको डाइजेशन करके दे दिया, और लैक्टोज ने आपको डाइजेशन कर दिया. यस, लैक्टोज को डाइजेस्ट किया ग्लूकोज और गैलेक्टोज. सो भाइयों बहनों, अब सोचने की बात यह है, ये रट्टा तो बहुत आसान है. सोचने की बात क्या है? जो तुमने रोटी खाई थी वो आज किस रूप में पड़ी है? ग्लूकोज. जो तुमने गन्ने का जूस पिया था वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज. पक्का? इसके अलावा जो दूध में जो शुगर थी वो आज के ग्लूकोज और गैलेक्टोज. तो आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट आखिर में किस रूप में डाइजेस्ट होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. टर्मिनल डाइजेशन. यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समाप्त. और किसने समाप्त किया? इंटेस्टाइनल जूस. और इसीलिए पढ़ाते वक्त मैंने बोला था दे ऑल सिक्रीटेड साइमल्टेनियसली. साथ सिक्रीट होने के बावजूद इन्हें हम रेटिंग देते हैं. पहले पैनक्रियाटिक, बाइल, इंटेस्टाइन. तो ये इसी सीक्वेंस में सिक्रीट होते हैं? नो, दे सिक्रीटेड साइमल्टेनियसली. बट फंक्शन का तरीका मैंने बताया था. पैनक्रियाटिक, बाइल. नाउ आए प्रोटीन से हमें मिल गया डाइपेप्टाइड. 2 अमीनो एसिड के टुकड़े, दीज आर नोन एज डाइपेप्टाइड. और इन दोनों जगह पर अमीनो एसिड हैं. अगर मैं यहां पर एक एंजाइम लगाऊं, नाम है डाइपेप्टाइडेज. फिर से बोलो, डाइपेप्टाइडेज. तो डाइपेप्टाइडेज इन्हें अमीनो एसिड में तोड़ करके बाहर कर देगा. अमीनो एसिड में ही तोड़ करके बाहर कर देगा. इसका मतलब आपने जो दाल खाई थी उसकी किस्मत में एक दिन क्या बन जाना लिखा है? अमीनो एसिड. और ये इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो. ये 20 प्रकार के हैं. कितने प्रकार के? 20. ये हो सकते हैं ग्लाइसिन, सीरीन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलिसिन. याद है? इसके अलावा आपको एरोमेटिक. मैंने 20 के 20 अमीनो एसिड आपको गिना रखे हैं. अगर आपको गिनती आती है और सही से पढ़ा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं. तो आपने जो दाल पी या मुर्गा खाया या मटन खाया तो उनकी मसल में जो था वो आपके पेट में किस रूप में आया? अमीनो एसिड. तो प्रोटीन अल्टीमेटली अमीनो एसिड बना करके रुक गई. आप बच्चे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स पे काम किया न्यूक्लियोटाइडेज ने. और मैंने पिछली बार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के रखा था. न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया तो पहले बनाया बेटा पेंटोज शुगर. बोलो. तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, पिछली क्लास में बना रखा है इसलिए मेरा दोस्त खत्म. तुम बताओ. पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस. याद आया? और फॉस्फेट, दैट इज H3PO4. कौन सा एसिड? फास्फोरिक एसिड. पिछली बार मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया था. और अगर न्यूक्लियोसाइड डाइजेस्ट होगा तो एंजाइम का नाम न्यूक्लियोसाइडेज. फिर से बोलो. और अगर आपने न्यूक्लियोसाइडेज में काम किया तो बनेगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. क्या नहीं बनेगा? फास्फोरिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि वो न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होता है. यस और नो?
नाउ बचा मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। इन पे काम करेगा लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। शब्द याद रखना, कौन सा लाइपेज? इंटेस्टाइनल लाइपेज। और इंटेस्टाइनल लाइपेज इज टर्मिनल लाइपेज, और उसने फ्री फैटी एसिड FFA, फ्री फैटी एसिड के रूप में तोड़ देना है आपके पूरे मोनोग्लिसराइड को, साथ में ग्लिसरॉल। क्या बेटा? कभी कभी मोनोग्लिसराइड भी बची रह जाएंगी। अब वो जिन्होंने आज ही पहली बार पढ़ा होगा उनकी तो हालत खराब है, अगर जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है उन्हें मालूम है टर्मिनल में क्या बनेगा। तो बताओ, दाल खाई तो क्या बनेगा? रोटी खाई तो ग्लूकोज, चावल खाया तो ग्लूकोज, सब्जी खाई तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस फास्फोरिक एसिड, अगर घी खाया तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड। एंड दिस इज अ टर्मिनल डाइजेशन एज इट हैपेंस। और ये पांचवा जूस है, पांचवें जूस का नाम इंटेस्टाइन। अब भी नहीं आता तो आपको ईश्वर ही बचा सकता है। रूल याद है? 3, 2, 5। व्हाट इज 3? 3 जगह, 2 तरीका, 5 जूस। आज मैं इसे खत्म करके तुम्हें बताता हूं कि वो 3 जगह क्या क्या थी। पहला बोलो, दूसरा कितने तरीके का, दोनों याद है? याद है? और कितने जूस? सलाइवा। इंटेस्टाइन में कितने जूस? 3। पहला कौन? पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन। पक्का? तो बाय करें इसे। सो दिस वाज अ टोटल डाइजेशन। इतना और पढ़ना था, अगर तुम जुम्मे के दिन पढ़ लेते तो आज और अच्छा रहता। खैर, इतनी देर में तो नमाज छूट जाती। हाँ, तो हटाते हैं इसे। सो भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप जाने हैं मेरे साथ। होलोजोइक न्यूट्रिशन के इन 5 स्टेप को मैं एक बार और लिखूंगा आपकी मदद से। पहला स्टेप है इंजेशन, हमने खाना खाया, इंजेस्ट किया। दूसरा डाइजेशन, हमने खाना पचाया, पचा लिया। तो भाइयों, हमने 2 प्रोसेस खत्म किए। नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, 2 स्टेप खत्म कर लिए। अब अगर किसी बेवकूफ बंदे से भी पूछो कि अब क्या होगा, इट इज एब्जॉर्प्शन। सर, अब एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन के बाद सर एसिमिलेशन होना चाहिए, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। तो हमने 3-4 दिन लगा दिए केवल और केवल इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए, दैट इज डाइजेशन। So we have ingestion and digestion and remaining part is absorption. कई बार कम से कम 10-10 बार ये चीज बनाने के बावजूद भी मुझे डाउट रहता है कि आपको मालूम होगा डाइजेशन की चीजें कहां पड़ी हैं। अगर मैं बोलूं कि माउथ से चले थे, याद आया? चैम्बर का नाम बक्कल चैम्बर, इसका नाम स्टमक, इसका नाम डियोडेनम, इसका नाम जेजनम। याद है? फिर इसे याद है? बोलो, याद है आपको? आप सुनो, जब मैं डाइजेशन लिखूंगा तो पीले एरो से बताऊंगा कहां कहां डाइजेशन होगा। क्या यहां डाइजेशन होगा? यहां होगा? यहां होगा? यहां नहीं होगा। तो डाइजेशन 3 जगह, बोलो कहां? बक्कल चैम्बर, स्टमक। अब ब्लू से देखना एब्जॉर्प्शन कहां कहां होगा। ध्यान सुनना, एब्जॉर्प्शन सर जी बक्कल चैम्बर में भी होगा, स्टमक में भी होगा, इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज। तो जब भी आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन कहां होगा तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन की 4 जगह हैं। तो आपके 3, 2, 5 में 4 जो गायब था वो आ गया। 3, 2, 5, 4। 1 डाइजेशन,
3 जगह पर 2 तरीके से 5 जूसेस में और एब्जॉर्प्शन 4 जगह पर एब्जॉर्प्शन कर सकता है। एक तो बक्कल चैम्बर एंड माउथ, बक्कल चैम्बर में आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। दूसरा आप स्टमक में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तीसरा आप स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और चौथा आप लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। चैप्टर उतना मुश्किल वाला नहीं है जितना हम इसे बना देते हैं। तो याद रहे, जहां जहां डाइजेशन हो रहा है वहां तो एब्जॉर्प्शन होगा ही, साथ में एक जगह और एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज। सो वी कैन एब्जॉर्ब आवर फूड एट 4 प्लेसेस एंड दिस इज नोन एज यस बक्कल चैम्बर एंड माउथ। बुक ने माउथ दिया तो मैं माउथ लिख देता हूं, अदरवाइज माउथ शब्द सही नहीं, इट इज बक्कल चैम्बर, स्टमक, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पर बेटा जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, तो मुझे कई बार आंसर गलत मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे आंसर गलत ही मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे पूछता हूं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, कौन सा फूड, फिर से बोलो, डाइजेस्टेड फूड कहां पड़ा है, तो बोलते हैं सर इंटेस्टाइन में पड़ा है। कहां पड़ा है? इंटेस्टाइन। ये रहा वो डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ। कहां? इंटेस्टाइन। और अभी अभी डाइजेस्ट करके मैंने इंटेस्टाइन में क्या क्या छोड़ा है, किसी को याद है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो डाइजेस्टेड चीजों को मैं तीसरी नहीं चौथी बार लिख रहा हूं। यहां पर क्या क्या पड़ा? ग्लूकोज, पक्का? अच्छा, और प्रोटीन का अमीनो एसिड, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, याद है? और फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, याद है? इसके अलावा सॉल्ट्स, क्या पढ़े? इसके अलावा विटामिन्स, बोलो क्या? विटामिन, मिनरल्स, एवरीवन हियर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ? तो मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन का मतलब खाना ल्यूमेन में पड़ा है। कहां पर पड़ा है? ल्यूमेन। और वॉल में घुस जाए। कहां घुसे? वॉल में। क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? मैंने पाइप कहां छोड़ा भाई? वो बॉटल उठाओ बेटा। ढक्कन खोल। सी, इट इज लाइक अवर एलिमेंट्री कैनाल, इंजेशन, इसके बाद इसी के अंदर डाइजेशन। डाइजेशन और खाना जो डाइजेस्टेड है वो इसके ल्यूमेन में पड़ा है। कहां पड़ा है? ल्यूमेन से कहां आ जाए? वॉल। ल्यूमेन से खाना वॉल में आए, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और वॉल इसीलिए जाननी बहुत जरूरी है। वॉल याद है? सबसे नीचे सेरोसा, सेरोसा, सबसे नीचे सेरोसा है। मैं सबसे बाहर की बात कर रहा हूं, सेरोसा, पता? बोलो ये मस्कुलरिस। इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया था। अगर आप इसे सही कर गए, और जो लोग भी मिमिक करते हैं एक्चुअली वो अपने लिए आफत कर रहे हैं। ये क्लास आपकी है, मेरे को मिमिक करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। 2 मिनट की हंसी और मजाक मिल जाएगा। पढ़ाते वक्त ऐसा हो जाता है, बोलते वक्त, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे बाहर आपके पास एक लेयर है जिसका नाम है सेरोसा। मैं लिख दे रहा हूं सेरोसा। इसके बाद है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस की 2 लेयर याद है? और इसके बाद आपके पास है सब म्यूकोसा। इट इज सब म्यूकोसा। थैंक यू वेरी मच। सब म्यूकोसा।
पहली बार आपको लीनियर डायग्राम का मदद ले रहा हूं मैं, लीनियर डायग्राम, एंड देन इट इज म्यूकोसा। इट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा, एंड थिंक लाइक दिस, सबसे बाहर इट इज जस्ट लाइक दिस। ये अगर मैं बाहर निकाल दूं, मैंने क्या निकाल दिया, सेरोसा। सबसे अंदर म्यूकोसा। अब क्या बची, मस्कुलरिस सब म्यूकोसा। एंड नाउ से दिस, सब म्यूकोसा के पास ध्यान सुनना, ब्लड वेसल्स। क्या बेटा, सब म्यूकोसा के पास ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल। याद है ये कौन सी वेसल, लिम्फ वेसल। कहां घुस गई, म्यूकोसा। क्या ये ब्लू कलर की लिम्फ वेसल है, सब म्यूकोसा की लैक्टिए। ये रही लैक्टिए, बाद में लिख देंगे लैक्टियल, याद है। और लैक्टियल्स के अलावा आपके चारों तरफ ब्लड वेसल्स। फिर से बोलो, तो जो ये व्हाइट बनाई है क्या है, ब्लड वेसल। तो सर जी लैक्टियल के चारों तरफ ब्लड वेसल। तो भाइयों बहनों, तुम्हें कुछ भी लगे, म्यूकोसा की अंडरलाइन, म्यूकोसा के नीचे जो सब म्यूकोसा है, उसने भेजा है म्यूकोसा की तरफ क्या क्या भेजा है, ब्लड वेसल और लैक्टियल। और सुनो, म्यूकोसा के बाद ये जो रीजन है इसका नाम है ल्यूमेन। बोलो क्या नाम है, ल्यूमेन। सर नहीं समझ में आया। और ल्यूमेन में खाना पचा करके हमने रखा है। क्या क्या पचा के रखा है बताएंगे आप लोग, बताएंगे। नाउ इट इज द फाइनल टाइम आई एम गोइंग टू राइट इट। सो आप सबका बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें इन्वॉल्वमेंट। बताइए, बोलो क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या यहां पड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपके पास पड़ा हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पड़ा हुआ है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आगे सुनो, क्या आपके पास अमीनो एसिड पड़े हैं, यस। इसके अलावा क्या आपके पास पेंटोज शुगर पड़ी है, नाइट्रोजन बेस पड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। और क्या आपके पास यहाँ पर फैटी एसिड पड़े हैं, और क्या ग्लिसरॉल पड़ा है, और ये सब कहाँ पड़ा है, ल्यूमेन, ल्यूमेन। और इनके साथ प्लीज मत भूलिएगा और क्या पड़ा है, इनके साथ पड़े हैं सॉल्ट्स, सॉल्ट जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एटसेट्रा, ये सब पड़े हुए हैं। और प्लीज मत भूलिएगा कि यहीं पर पड़ी हैं विटामिन्स। फिर से बोलो, विटामिन। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, अभी बोला था। एब्जॉर्प्शन का मतलब ल्यूमेन से वाल में घुसना। वाल में, अरे आप पागल हो सर, वाल एक थोड़ी ना है, 4 लेयर। बोलो कहाँ, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। कहाँ घुसना, म्यूकोसा में भी नहीं। ध्यान सुने, म्यूकोसा से होते हुए या तो लिम्फ में या तो ब्लड। डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन में बोलने जा रहा हूं। जिसको भी जहां तकलीफ हो, डेफिनेशन मेरे एब्जॉर्प्शन की मेरे को बताएगा, और अगर नहीं बता पाए तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इट इज अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बोलो, to the blood or lymph, blood or via mucous membrane, via mucous membrane। क्योंकि ब्लड तक जाने के लिए, लिम्फ तक जाने के लिए आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, पीला वाला बैरियर, और पीला वाला बैरियर इज म्यूकोसा। इधर डांट देंगे, फिर कहोगे कि क्या हुआ, उधर नहीं, इधर। इधर देखो, ऐसे कैसे देखते हो, यहां कहा है बोर्ड। नींद लग रही तो इधर किसको देख के सोते हो।
और जैसे जैसे तुम देख रहे हो तुम्हारा स्वेटर वेटर सब गायब हो रहा है, स्टाइल बढ़ रही है, कुछ फायदा नहीं है। एग्जैक्टली बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं। कितना फेयर एंड लवली लगाओ, कितना कुछ करो, फिर तुम देखे उधर उधर बैठो, चलो उधर बैठो, हटो हटो, उठो, अंदर अंदर, हाँ इधर आओ, इधर आओ, आ गया। नहीं दिखेगा, जो तुम देखना चाह रहे हो वो नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखाई पड़ेगा। सूरजमुखी की तरह जैसे जैसे सूरज। बेटा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई फायदा नहीं है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा तई मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरण। न विद्या है न ज्ञान है, न तप है न ध्यान है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम, न ज्ञान है, न शीलम, न गुणो न गुण है, न धर्म। तई मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक में ये भूई भार भूता, जमीन के लिए भार है, और ये मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह है। बेटा अब हम फॉर्म में अगर हमको इधर बदतमीजी करते दिख गए तो हम ऐसे उल्टी सीधी बदतमीजी, और भी श्लोक है मेरे पास, सब लोग शायरी सुनाएंगे, हम श्लोक सुनाएंगे। तो भाइयों बहनों, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंस फ्रॉम ल्यूमेन टू द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। तो भाइयों बहनों ध्यान सुनो, यहां पर आपके पास ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल है। ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल तक आपका खाना पहुंचाना है। सो आप अपना खाना जो डाइजेस्ट किए हो ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल तक पहुंचा दो, लेकिन वो तो खाना ल्यूमेन में पड़ा है। तो बेटा बीच में कौन है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा इज अ सेलुलर, कैसी है? सेलुलर। तो बेटा बड़ा बड़ा आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि एक सेल है, ये रही सेल, उस सेल के नीचे आपको मिलेगी आर्टरी। क्या मिलेगी? आर्टरी। ब्रादर में आर्टरी या वेन न लिख करके लिख देता हूं ब्लड वेसल। फिर से बोलो। तो मैं आपको अपना खाना ब्लड वेसल में जाने के लिए बोलता हूं कि ब्लड वेसल तक खाना पहुंचाना है, लेकिन वो पड़ा कहां है? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में फूड पड़ा हुआ है और वो भी डाइजेस्टेड। कैसा? तो पहले वो म्यूकोसा में घुसेगा। किसमें घुसेगा? म्यूकोसा। और फिर म्यूकोसा से घुसेगा ब्लड में या फिर लिम्फ में। या तो वो ब्लड में घुसेगा या तो लिम्फ। लिम्फ की वेसल का नाम है लैक्टिए और ब्लड की वेसल का नाम है ब्लड वेसल। तो फिलहाल तो मैं ब्लड वेसल्स में फूड को डालने की कोशिश कर रहा हूं। किसमें? अभी मैंने लिम्फ वेसल में फूड को नहीं डाला। कहां डाला? ब्लड वेसल। तो खाना म्यूकोसा से होते हुए ब्लड वेसल में गया। अगर ना दिखे तो यहां से देखो, ये रहा खाना म्यूकोसा से होते हुए यहां रहेगी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल तक जाना, लैक्टियल्स में नहीं। कहां पर? ब्लड वेसल। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंस फ्रॉम द ल्यूमेन अप टू द ब्लड वेसल और लिम्फ। ब्लड वेसल और लिम्फ। तो बोलते हैं जब कभी भी फूड ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल में म्यूकोसा के थ्रू जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में खड़ी होगी। कौन? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होंगे। कितने प्रकार के? वन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, एक तो आप सिंपल डिफ्यूजन से खाने को अंदर भेज सकते हो। दूसरा आप भेज सकते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से खाने को अंदर भेज सकते हो। तीसरा आप भेज सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप खाने को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर भेज सकते हो। और चौथा आप भेज सकते हो ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस से खाने को अंदर भेज सकते हो। और किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो पहले ये देखो बेटा, उठा, पहले ये सोचो कि खाना यहां प्रेजेंट है, यहां ल्यूमेन, और ल्यूमेन से कहां जा रहा? वॉल, और वॉल में भी कहां? ब्लड वेसल। और वो कहां मिलेगी? सब म्यूकोसा। पर सब म्यूकोसा की ब्लड वेसल सब म्यूकोसा में नहीं जाएंगी, म्यूकोसा, बिकॉज सब म्यूकोसा ब्लड वेसल्स कहां घुस जाती हैं? म्यूकोसा में, विलाई के नीचे। याद आया? और विलाई के नीचे होती हैं लैक्टियल्स। क्या होते हैं? और लैक्टियल के चारों तरफ ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं? ब्लड। तो अभी हम लोग खाना लैक्टियल में डाल रहे हैं कि ब्लड वेसल? ब्लड वेसल। तो डेफिनेशन बड़ी नहीं है और परेशान करने वाली भी नहीं है। किसी से बोलो ल्यूमेन से खाना ब्लड वेसल तक पहुंचाना है वाया म्यूकोसा, तो बताओ कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट? 4। पहला सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। आइए इसे डिटेल में पढ़ें। बोर्ड खाली करें, बड़ा डायग्राम बनाएं। हटा दें तो क्या एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन बता पाओगे? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ल्यूमेन टू द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल वाया। आप सुनो, अभी आपको दिखेगा, अभी आपको सब कुछ दिखेगा और आप मजे से इसे समझ पाएंगे। लेट सपोज इट इज म्यूकोसा एंड इट इज ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल, ये रही ब्लड वेसल, और ये रही म्यूकोसा, और ये रहा ल्यूमेन। सो ल्यूमेन से म्यूकोसा की तरफ और म्यूकोसा से ब्लड वेसल की तरफ अगर सिंपल डिफ्यूजन से चला जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल डिफ्यूजन कहता है चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चलेंगी। भेजनी पड़ेगी अपने आप, अपने किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं। याद रखना, यहां पर चीजों का कंसंट्रेशन हायर, यहां पर लोअर। इट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन 3 चीजों का लिखेंगे। वन इज ग्लूकोज, दूसरा अमाइनो एसिड्स, तीसरा क्लोराइड। ये एनसीईआरटी लिखती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकता, तो आप अंडरलाइन कर लेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कहती है कि जब कभी भी ट्रांसपोर्ट ल्यूमेन से ब्लड वेसल की तरफ हो और बिना कैरियर प्रोटीन के हो और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, तो इसे सिंपल डिफ्यूजन बोला जाएगा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोराइड। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लोराइड उतना मुश्किल नहीं है जानना, अमीनो एसिड भी जानना उतना मुश्किल नहीं है, और ग्लूकोज भी जानना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज अकेला, क्लोराइड अकेली। लेकिन इन तीनों में सबसे कठिन है जानना कौन? अमीनो। तो अमीनो एसिड 1 की 20 और 20 के 20 अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाएंगे। हाथ जोड़कर बोलना, कुछ अमीनो एसिड जो किससे जाएंगे? सिंपल डिफ्यूजन। Now there is one more process that is known as facilitated diffusion. And भाइयों बहनों, facilitated diffusion is the diffusion जिसमें higher concentration से lower concentration की तरफ चीजें चल रही हैं, लेकिन जो जा रही हैं वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू। किसके थ्रू? कैरियर प्रोटीन के थ्रू जा रही है। क्या आपको ग्लूट याद है? ग्लूट, व्हाट इज ग्लूट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी अंदर जा सकता है। तो याद रखना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 3 लोगों के डिफ्यूजन आपको लिखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। एक तो ग्लूकोज, एक दिया है अमाइनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड, बच्चा रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन, कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने बोला था कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है? फैसिलिटी।
तो जब आप कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी को यूज करके अपनी चीजों को अंदर डालते हैं, इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में सिमिलरिटी बोलो, ये भी हायर से, ये भी हायर से, ये विदाउट कैरियर प्रोटीन, ये विथ कैरियर। बुक में दिए हैं 2 ग्लूकोज अमाइनो एसिड, मैं 3 लिखवाता हूं, आप फ्रक्टोज भी लिख लीजिए। फ्रक्टोज, ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फ्रक्टोज, दे मूव थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अजीब लगेगा, ग्लूकोज कैसे गया था? सिंपल से भी। ग्लूकोज कैसे गया? फैसिलिटेटेड। पर यहां देखना पड़ेगा, अमाइनो एसिड कैसे गए? सिंपल, और अमाइनो एसिड फैसिलिटेटेड। बोलते हैं ज्यादातर जो सिंपल से गए वो फैसिलिटेटेड से नहीं जाते। फैसिलिटेटेड और सिंपल अलग अलग अमीनो एसिड है, टोटल कितने? 20। अब तीसरी तरीके का ट्रांसपोर्ट बचता है, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उल्टा ट्रांसपोर्ट है, इसमें चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं। यानी ऑलरेडी ल्यूमेन में चीजें कम है और ऑलरेडी ब्लड में वो चीजें ज्यादा हैं, एंड दिस विल मूव लाइक दिस। और ये लोग भी कैरियर प्रोटीन से ही चलते हैं, यानी कि ऑल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज थ्रू कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। और यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम। ये मैं नहीं, एनसीईआरटी लिखती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। चलो, ग्लूकोज एक तरीके की, तीनों ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी, एक्टिव। अमीनो एसिड भी तीनों तरीके से, लेकिन जो अमीनो एसिड सिंपल, फैसिलिटेटेड, एक्टिव कोई भी जा सकता, एक्टिव कोई भी। ये सिंपल वाले भी हायर कंसेंट्रेशन, लोअर से हायर गए तो एक्टिव। तो बताओ अमीनो एसिड भी 3 तरीके से, बोलो कैसे कैसे? सिंपल। इसके बाद आया क्लोराइड, बोलो क्या? क्लोराइड सिंपल, सोडियम एक्टिव। हाँ, सारी चीजें आपने पहुंचा दी। यहां पर बहुत सारे सॉल्यूट पहुंच गए। क्या पहुंच गए? सॉल्यूट। फिर से देखो, तो बताओ ब्लड में सॉल्यूट पहुंचते ही ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, फीका की गाढ़ा। इस गाढ़े चीज को देखकर ल्यूमेन में पड़ा पानी, वाटर याद है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, किससे? से होते हुए अंदर गया। और कोई चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो ऑस्मोसिस। सो वाटर किसके थ्रू अंदर जाएगा? ऑस्मोसिस। सो वाटर का मूवमेंट है ऑस्मोसिस के थ्रू। एक छोटा सा पैराग्राफ जिसको मैंने बहुत डिटेल कर दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में पेज नंबर 263 आई थिंक है ना, 264 का आखिरी पैराग्राफ जो है वो से आप देखिए। आखिरी पैराग्राफ में ये सारी बातें हैं। देखो, मुझे डर ये है कि आप भूल ना जाओ, तो आप बीच में रखो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को, किसको? और एक तरफ रखो क्लोराइड और एक तरफ रखो सोडियम। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ग्लूकोज और अमीनो एसिड। तो बेटा सिंपल में भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड, एक्टिव में भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड। इधर क्या जोड़ो? क्लोराइड, इधर सोडियम, और बीच में जोड़ दो फ्रक्टोज। तो क्या बीच में रखोगे? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, दे आर फैसिलिटेटेड। बोलो क्या? तो सिंपल में भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड विथ क्लोराइड, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड विथ फ्रक्टोज। इसके अलावा भी बहुत सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, विटामिन के एब्जॉर्प्शन अजीब है, जो मैं आपको लिखा दूं। विटामिन 2 प्रकार की हैं, एक है फैट सॉल्युबल, बोलो कैसी? फैट सॉल्युबल, बोलो। और एक है वाटर सॉल्युबल। तो जितनी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कैसी? वो तो बेटा जाएगी किसमें? ब्लड में। और जो फैट सॉल्युबल है वो फैट के साथ, किसके साथ? तो क्या मैंने अभी फैट का एब्जॉर्प्शन आपको सिखाया? नहीं है?
अभी तक नहीं सिखाया। तो फैट का एब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपसे छुपाया है और फैट का एब्जॉर्प्शन अभी सिखाऊंगा। यानी इतना पढ़ाने के बाद भी आपको कौन सी चीज एब्जॉर्ब नहीं हुआ? फैट का एब्जॉर्प्शन अभी आपको मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? डाइजेशन पढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा। तो बताओ जो जो चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं बता पाओगे? बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड। एक्टिव में ग्लूकोज, अमीनो एसिड। बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज और लिख लीजिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में केवल ग्लूकोज नहीं है, कोई भी मोनोसेक्राइड, एनी मोनोसेक्राइड। एनी मोनोसेक्राइड मतलब ज्यादातर समय पर तो ग्लूकोज, पर साथ में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी बुक लिखती है। बुक में एग्जाम्पल केवल ग्लूकोज दिया गया है, बट उसमें एक हेडिंग दी होगी मोनोसेक्राइड। सो एनी मोनोसेक्राइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ भाई, मुझे जवाब चाहिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम ल्यूमेन अप टू द ब्लड वेसल। कितने तरीके से? चारों याद है? बोलो कौन? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर पक्का? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज। Now, as we know, the fat, these are known as lipids. मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, वजह कोई ना कोई होगी। लिपिड के बारे में बोला जाता है जब ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ जुड़ता है, व्हाट इज फैटी एसिड? HOOCR1, HOOCR2, HOOCR3। व्हाट इट मीन्स? RCOH। जब ये वाटर निकाल कर एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड का नाम ईस्टर। फिर से बोलो, अगर एक जगह बने तो मोनोग्लिसराइड, दो जगह बने तो डाइग्लिसराइड, तीन जगह बने तो ट्राइग्लिसराइड। तो क्या लिपिड जनरली ट्राइग्लिसराइड होते हैं? यस। पर बेटा जिस समय ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तब तक ये डाइजेस्टेड नहीं होते। जब डाइजेशन होने लगता है तो ये बॉन्ड टूटने लगते हैं। पहले बनता है डाइग्लिसराइड, एक बॉन्ड टूटा तो ट्राइग्लिसराइड जब डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? डाइग्लिसराइड। मेरे साथ बोलो। और डाइग्लिसराइड जब डाइजेस्ट होंगे तो मोनोग्लिसराइड, और मोनोग्लिसराइड डाइजेस्ट होंगे तो ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग। तो हमें फाइनली जो बेटा लिपिड डाइजेस्ट होकर के मिला वो क्या क्या मिला? बोलो। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑल्दो ग्लिसरॉल में तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर एनसीईआरटी लिखती है तो मैं वही लिखूंगा जो एनसीईआरटी लिखती है। क्योंकि तुम उन लोग केमिस्ट्री अच्छी पढ़ते हो, मेरा गिरे माँ पकड़ते हो, तो मैं डरता हूं कि ग्लिसरॉल इज वाटर सॉल्युबल एक्चुअली बिकॉज इट हैव सो मच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट बुक लिखती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बेटा ये वाटर में इनसॉल्युबल है सो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। इन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्लड में तो 80%, 70 से 80% क्या है? वाटर। बातें नहीं। तो बोलते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ल्यूमेन में पड़े हैं। कहां पड़े हैं? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में पड़े हुए, ये रही ल्यूमेन के ल्यूमेन, और ल्यूमेन के बाद ये रही सेल। क्या रही? सेल। कौन सी सेल? हाँ, म्यूकोसा। सर ये म्यूकोसा की सेल रही। और अब की बार
जो नीचे पड़ा हुआ है, इट इज नॉट ब्लड वेसल, इट इज लैक्टियल। फिर से बोलो, इट इज लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल है। तो बोलते हैं बजाय इनको हम लोग ब्लड में अब्सॉर्ब करें, दे आर एब्सॉर्ब्ड इन लिम्फ। ये लिम्फ में एब्सॉर्ब होते हैं और वाया म्यूकोसा ही होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वाया म्यूकोसा क्यों होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, जिस समय ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड बने थे, बताइए हमें क्या करना पड़ा था? इमल्सिफिकेशन। भूल गए आप? याद है? मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इमल्सिफिकेशन याद है? और इमल्सिफिकेशन करने की वजह से आपके पास छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी थी, याद है? एंड दीज आर नोन एज मिसेल्स। फिर से बोलो, मिसेल्स। इनका नाम क्या है? मिसेल्स। और इन्हीं मिसेल्स में डाइजेशन हुआ था। किसी को याद ही नहीं है? याद है? व्हाई वी नीड द मिसेल्स? यस, आज आपकी पहली क्लास है क्या? यस, यू पहली क्लास है क्या? सच बोलना, डरना नहीं। पहली है? पहले तो देखो घबरा जाती बच्ची की, पता नहीं अब क्या डांटेगा, तो पहले घबराते नहीं है बेटा। जस्ट बिकॉज आपके चेहरे से पता चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से मैंने उठाया। आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपकी पहली क्लास है तो आप घबराना नहीं, समझने की कोशिश करना। बैठ जाओ। अब देखो ध्यान से, कल मैंने पढ़ाया था और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर एक बार और पढ़ा लेना, तो मैं उस चीज को एक बार और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने कल पढ़ाया था और जल्दबाजी हो गई थी। जो ये ट्राइग्लिसराइड है, यानी 3 जगह ईस्टर बॉन्ड है, ट्राइग्लिसराइड है, जिसका नाम फैट है। क्या नाम है? फैट। बताओ, वाटर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल है। और ये इनसॉल्युबल चीज को डाइजेस्ट करना है लाइपेज से। किससे? लाइपेज। श्याम जी उठिए जरा। जब मैं पढ़ा रहा हूं बातें मत किया करो। नहीं, खा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, अब बताइए ऐसी क्या समस्या आ रही कि इस फैट को डाइजेशन करने में दिक्कत है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा, सरफेस एरिया बड़ा। अच्छा, आपका नाम क्या है? कैसे? हाँ, प्रीति। ध्यान सुनना, क्योंकि मैं आपके लिए ये चीज दोबारा पढ़ा रहा हूं। बैठ जाइए। So mouth and buccal chamber, esophagus, stomach and duodenum. बैठो। यहां पर बेटा एक एंजाइम आया लाइपेज। बोलो क्या? लाइपेज एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। कैसा? दुनिया के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम आर, और चूंकि इसका नाम लाइपेज है, ये किसे डाइजेस्ट करता है? लिपिड। हाँ, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को करता है। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लाइपेज इज अ। तो जब आपने घी खाया या पिया, वो घी आपके मुंह से होते होते इंटेस्टाइन तक पहुंचा, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद घी कह रहा हम पानी में नहीं घुलेंगे, क्योंकि कभी भी पानी में घी घुल ही नहीं सकता। आप ग्लास पानी में एक तेल की बूंद डालो, घुलेगी कि नहीं? तो जो आपने फैट खाया था वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा, पर वो वाटर में घुला पर कुछ सरफेस रहा, कांटेक्ट एरिया। बोलो क्या? जहां पानी और फैट दोनों आपस में मिल रहे हैं, इट इज अ कांटेक्ट एरिया। बताओ, फैट अपना कांटेक्ट एरिया मिनिमम रखना चाहेगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। क्योंकि वो पानी में घुलना नहीं चाहेगा।
तो जितनी जगह पर भी वाटर और फैट आपस में मिल जाएंगे उस जगह लाइपेज चांस मारेगा, क्योंकि लाइपेज इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पानी की एब्सेंस की प्रेजेंस, बताओ यहां पानी है कि नहीं है? यहां पानी है, यहां पर पानी और फैट जुड़ रहे, कांटेक्ट एरिया, तो यहां लाइपेज काम करेगा। इसका मतलब डाइजेशन बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत कम। आप बोलते हैं ये अपना कांटेक्ट एरिया मिनिमम क्यों रखना चाह रहा, क्योंकि फैट के पास है सरफेस टेंशन। फिर से बोलो, हम ही बेवकूफ हैं जो हम पढ़ाए जा रहे। क्या है? कम की ज्यादा, और ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से ये ड्रॉपलेट बन रहा। क्या बना? ड्रॉपलेट। तभी लिवर ने कहा कि हम भेजेंगे बाइल। क्या भेजेंगे? तो बाइल जैसे ही आया, इसमें थे बाइल सॉल्ट। फिर से बोलो, बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट ने इनका सरफेस टेंशन घटा दिया। और अगर सरफेस टेंशन घटा तो सरफेस फ्लैट हुई और टूट गई। टूट गई तो बताओ फैट के ड्रॉपलेट जो बचे वो ड्रॉपलेट के, बड़ी ड्रॉपलेट की छोटी छोटी, और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनी, इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट के चारों तरफ कौन आया? वाटर। क्या इनमें चारों तरफ वाटर आ गया? तो इसका मतलब बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देना, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। फिर से बोलो, और ये इमल्सिफिकेशन इज नोन एज मिसेल्स। फिर से बोलो, क्या मिसेल्स में ही फैट का डाइजेशन हो रहा है? यस सर। क्यों? क्योंकि मिसेल्स बनने पर सरफेस एरिया घटा कि बढ़ गया, और वाटर का कांटेक्ट कम हुआ कि ज्यादा? और जितना वाटर का कांटेक्ट, लिपिड का एक्शन उतना ज्यादा, लाइपेज का एक्शन उतना ज्यादा। तो बताओ फैट का डाइजेशन करने के लिए आपको फैट की ड्रॉपलेट बड़ी चाहिए कि छोटी छोटी? और छोटी छोटी करना किसका काम? बाइल सॉल्ट। और इस प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन। फिर से बोलो। तो बच्चा मैं यही बोल रहा हूं कि इसी इमल्सिफिकेशन में जो ड्रॉपलेट है, इन ड्रॉपलेट पे एक्ट किया लाइपेज ने। क्या बनाया? और क्या बनाया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बनाया? और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल, बोलो किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, बोलो कौन? फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ, इवन सम मोनोग्लिसराइड के साथ। कुछ लोग तो ऑलमोस्ट मर ही जाएंगे इसे याद रखने में। याद रखना उतना दिक्कत नहीं है। फैट जिन चीजों में डाइजेस्ट हुआ वो कौन? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब जो मिसेल्स बनी, क्या बनी? मिसेल्स। जीज मिसेल्स, बड़ी बड़ी की छोटी छोटी? छोटी। इनमें क्या है? लिपिड है कि फैटी एसिड? और क्या? और क्या आ गया? कोलेस्ट्रॉल। और क्या आ गया? फैट सॉल्युबल। और क्या आ गया? मोनोग्लिसराइड। एंड नाउ दीज आर मिसेल्स। इन्हीं को भी क्या कहेंगे? मिसेल्स। तो याद रखना मिसेल्स दो काम आती हैं, एक तो डाइजेशन और एक एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए? मिसेल्स। एब्जॉर्प्शन के बाद भी जो बना क्या? मिसेल्स। कोई पूछे मिसेल्स में क्या है, बता नहीं पाओ? बताओगे क्या क्या है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, मोनोग्लिसराइड। इन मिसल से सब लोग सुनना, वरना यहीं पर मरोगे। इन मिसल से फ्री फैटी एसिड, क्या बेटा? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अंदर भेजे जाएंगे। ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड अंदर भेजे गए। ये थे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मिसल्स में पड़े थे, अंदर भेजे गए। किसके अंदर? म्यूकोसा। फिर से बोलो। और म्यूकोसा के अंदर जाने पर ग्लिसरॉल ने, एवरीवन हियर, CH2CHOH, CH2OH एंड CHOH फिर से फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया। फिर से फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया। तो बताओ क्या बना लिए? एक जगह तो, दो जगह, तीनों जगह।
तो याद रखना, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने मिल करके फिर से बनाया रीइस्ट्रीफिकेशन, फिर से ईस्टर बॉन्ड बना लिए, रीइस्ट्रीफिकेशन। और इस रीइस्ट्रीफिकेशन के दौरान उन्होंने ट्राईग्लिसराइड और डाईग्लिसराइड बना लिए। और ये काम हुआ SER में। नाम तो सुना ही हो, व्हाट इज SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी का रट्टा मार मार के पढ़ते हैं कि RER प्रोटीन बनाता है, याद आया? SER लिपिड बनाता है। इसको रट्टा मार के पढ़ते हो। RER क्या बनाता है? प्रोटीन। SER लिपिड। ये रहा लिपिड फॉर्मेशन। तो अजीब बात है, आपके पास ट्राईग्लिसराइड थी, आपने उनसे फ्री फैटी एसिड बनाए, उनको मिसल्स में डाला और फ्री फैटी एसिड से फिर से ट्राईग्लिसराइड बना दिए। तो सर आप ट्राईग्लिसराइड ही क्यों नहीं भेज देते? हमने कहा ट्राईग्लिसराइड को यहां तक भेज पाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल की लार्ज मेम्ब्रेन से ये घुस नहीं सकते थे। इसलिए पहले ट्राईग्लिसराइड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकाले, फिर उन फैटी एसिड ग्लिसरॉल को एक एक करके अंदर भेजा। अंदर भेजने के बाद हमने वहां पर फिर से क्या बनाए? ट्राईग्लिसराइड एंड डाईग्लिसराइड। साथ में हमने अंदर भेजा क्या? कोलेस्ट्रॉल। बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल। और सर जी कोलेस्ट्रॉल भी भेज दिया, कोलेस्ट्रॉल भेज दिया। और साथ में बेटा मोनोग्लिसराइड भी। बोलो कौन? मोनो। और यहां पर एक ड्रॉपलेट बनाई जो अगेन एक छोटी ड्रॉपलेट है, ये मिसल्स नहीं कहलाई, इसे कहा गया, इट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। फिर से बोलो। तो भाइयों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिसल्स ल्यूमेन में कि सेल में? सेल में। मिसल्स ल्यूमेन में और काइलोमाइक्रॉन सेल। याद रखना काइलोमाइक्रॉन और मिसल्स में डिफरेंस। मिसल्स आर वाटर ड्रॉपलेट्स विद द फैट एंड द काइलोमाइक्रॉन आर द प्रोटीन कवर्ड। कैसी बेटा? प्रोटीन। तो दे हैव द प्रोटीन कवरिंग। प्रोटीन कवरिंग की गई। और किस पे प्रोटीन कवरिंग की गई? चिल्लाओ। ट्राईग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसराइड, इन सब में प्रोटीन कवरिंग करके हमने क्या बनाया? काइलोमाइक्रॉन। और इस काइलोमाइक्रॉन को एक्टिवली, पैसिवली कि एक्टिवली? एक्टिवली एनर्जी खर्च करके एक्टिवली हमने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड मतलब बाहर फेंका, और एक्सट्रूड करके कहां भेज दिया? लिम्फ में। ब्लड में कि लिम्फ में? लिम्फ। और लिम्फ वेसल का नाम क्या था? लैक्टिएल। तो हमने लैक्टिएल्स में अपना फूड भेजा। देखो भाई, अगर तुम भूले नहीं हो तो याद रखो, ये विलाई थी, इस विलाई के अंदर क्या थी? बोलो क्या थी? लैक्टिएल। लैक्टिएल थी, ये रही वो लैक्टिएल, दिस लैक्टिएल। और इस लैक्टिएल तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया होगा? ये रही है बेटा म्यूकोसा। बोलो क्या है? तो बताओ, यहां पर फ्री फैटी एसिड थे, ग्लिसरॉल थे, क्या बना? मिसल्स। मिसल से क्या आया? फ्री फैटी एसिड। क्या बनाया? काइलोमाइक्रॉन। कहां भेजे? लैक्टिएल। बताओ काइलोमाइक्रॉन कहां गई? लैक्टिएल। मिसल्स गई कि काइलोमाइक्रॉन? काइलोमाइक्रॉन। और ये काइलोमाइक्रॉन बनी कहां? कौन सी सेल? म्यूकोसा। और किस ऑर्गेनल पर? SER। व्हाट इज SER? क्या रीस्ट्रीफिकेशन हुआ? बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। मैं बता रहा हूं, नहीं समझ पाते, या फिर समझेंगे कल सो जाएंगे, फिर परसों आएंगे, नहीं आएंगे। तो मिसल से पहले भेजा फ्री फैटी एसिड, फिर फ्री फैटी एसिड बनाए ट्राईग्लिसराइड, और फिर मोनोग्लिसराइड, साथ में कुछ और चीजें और ग्लिसरॉल, और उनके ऊपर कवरिंग की किसकी? किसकी? प्रोटीन। प्रोटीन की इस कवरिंग का नाम काइलोमैक। और ये काइलोमाइक्रॉन को भेजा गया कहां? लैक्टिएल। और लैक्टिएल में ये जो फूड ट्रेवल कर रहा है, इसका नाम काइल। बोलो क्या नाम? काइल। चिल्लाओ बेटा मेरे साथ। मुंह में बोलस, ईसोफेगस में बोलस, स्टमक में, इंटेस्टाइन में काइल, इंटेस्टाइन में भी काइल, लेकिन लैक्टिएल में काइल। तो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में काइल,
इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल में काइल। तो गुरुदेव हमारे पढ़ाते हैं कि मुंह में बोलस, स्टमक में काइम और इंटेस्टाइन में काइल। तो उनके इंटेस्टाइन का कहने का मतलब जानते हो, इंटेस्टाइन की लैक्टियल में काइल, अदरवाइज ल्यूमेन में काइम। समझ गए? तो बताओ, मुंह में बोलस, ईसोफेगस में बोलस, स्टमक में काइम, इंटेस्टाइन में काइम एंड काइल। जब तक लूमेन में है काइम, लैक्टियल में काइल। और काइल शब्द कहां से लिया गया? काइलोमाइक्रॉन। फिर से बोलो, चलो पढ़ना बहुत जरूरी है। दो बेटा ये, वरना ये चीजें तुम समझ नहीं पाओगे। पेज नंबर 264 की आखिरी लाइन मेरे साथ पढ़ो और फिर आगे बढ़ेंगे। 264 की आखिरी लाइन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। पहले पढ़ लो फिर लिखना। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। मैंने भी लिखा था फैटी एसिड ग्लिसरॉल दे आर इनसॉल्युबल। इधर देख लो, इनको ब्लड में एब्जॉर्ब कहां करेंगे? लिम्फ में। आगे लिखा है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड एज मिसेल्स। देखो, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मैंने क्या बनाई? मिसेल्स। ये लाइनें पढ़ लो, नहीं यही सबसे ज्यादा पेन करेगी। मिसेल्स में, मिसेल्स विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बताओ, मिसेल्स से चीजें कहां मूव की गई? इंटेस्टाइन। एक चीज है जो अक्सर लोग चिल्लाते हैं, मिसेल मूव नहीं करती। मिसेल के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो मूव करते हैं कहां? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आगे, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल दैट इज कॉल्ड एज काइलोमैक। बस मैंने इसे डिटेल कर दिया। उन्होंने बोला रीफॉर्म, मैंने बोला रीस्ट्रीफिकेशन। फिर से बोलो। तो बताओ क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बना? ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। और उनपे किसकी कोट की? प्रोटीन। और उनका नाम क्या रखा? काइलो। फिर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एज काइलोमैक्रॉन। बताओ, काइलोमैक्रॉन ल्यूमेन में कि सेल में? सेल में। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। किसमें? लिम्फ। इन द विलाई। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है कि आप कहते हो कि सर, पहले कहते हो कि ब्लड में नहीं जाएगा, लैक्टियल में जाएगा, और फिर कहते हो लैक्टियल भी ब्लड में डालेगी। बिल्कुल सही कहते हैं। देखो ध्यान से, ये लैक्टियल अपना सारा सब्सटेंस, लैक्टियल अपना सारा सब्सटेंस इंफीरियर वेना केवा को देगी। नाम सुना है? ए वाली वेना केवा का नाम सुपीरियर और इसका नाम इंफीरियर। तो अल्टीमेटली लैक्टियल अपना सारा सब्सटेंस किसको डालेगी? इंफीरियर। और इंफीरियर वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। तो अल्टीमेटली फैट भी ब्लड में ही जाएगा, लेकिन किसके थ्रू? लैक्टियल। समझ गए? और किस वेना के बाद? इंफीरियर। यानी लिम्फ वेसल सारी अपना सिक्रीशन कहां डालती है? इंफीरियर वेना केवा। तो अल्टीमेटली ये खाना एक ना एक दिन ब्लड में ही जाना है, लेकिन म्यूकोसा में ब्लड में नहीं जाएगा। म्यूकोसा से कहां जाएगा? लिम्फ। तो कैसे जाएगा? पता नहीं किसके द्वारा? काइलोमैक्रॉन। और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ना आप मिसेल्स समझते हो ना काइलोमैक्रॉन समझते। जब मैं काइलोमैक्रॉन पूछूंगा मिसेल्स बताओगे, जब मिसेल्स पूछूंगा काइलोमैक्रॉन। तो बाइल की वजह से काइलोमैक्रॉन, हाँ, इमल्सन इज मिसेल्स। क्या इनमें फ्री फैटी एसिड है? ग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, मोनोग्लिसराइड है। बस मैंने एनसीईआरटी ने 2 चीजें दी है, मैंने 3 और लिख दी। बताओ मिसेल्स में क्या क्या हो? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, मोनोग्लिसराइड। और यहां से क्या उठाए गए? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कहां भेजे गए? म्यूकोसा। म्यूकोसा में कहां गए? एससीआर। व्हाट इज एससीआर? और एससीआर से पहुंचकर इन्होंने रीस्टिफिकेशन किया, ट्राइग्लिसराइड बनाया, डाइग्लिसराइड बनाया, और इनमें प्रोटीन कोटिंग की,
क्या नाम है, काइलोमैटर। कहाँ भेजे गए, लैक्टेल फर्दर कहाँ, ब्लड। और इस तरीके से फैट का और फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। और उन 4 लाइनों को पढ़ाने के लिए इतना डिटेल। समझ में आया राजन बाबू? हैं? बुरा मान गए? हाँ, मत मानना, ऐसे मजाक करते रहते। इधर ध्यान दो, काम कर जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई, तो बताइए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, किसी को याद है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस digestion from lumen to the blood vessel और lymph vessel। तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो ब्लड वेसल, और फैट सॉल्युबल है तो lymph vessel। पक्का? एक और चीज, हाँ बेटा, एक और चीज, अगर किसी फैटी एसिड का, बोलो क्या, फैटी एसिड में कार्बन का नंबर लेस देन 12 है, लेस देन 12, तो वो याद रखना स्मॉल चेन फैटी एसिड कहलाएगा, SCFA। व्हाट इज SCFA? और ये वाटर सॉल्युबल होगा। कैसा होगा? वाटर। फॉर एग्जांपल CH3COH, क्या ख्याल है आपका? क्या ये एसिटिक एसिड है? क्या ये फैटी एसिड है? नो सर। और क्या ये वाटर सॉल्युबल है? यस सर। तो इसको लिम्फ में जाने की जरूरत। तो बताओ, अगर 12 कार्बन से कम कार्बन की चेन है तो वो सीधे ब्लड में जाएगा, उसे मिसल्स और काइलोमाइक्रॉन बनाने की जरूरत। तो याद रखना, फैटी एसिड 2 प्रकार के हैं, LCFA लॉन्ग चेन फैटी एसिड, SCFA। बताओ SCFA कहाँ जाएंगे? ब्लड। कहाँ पर? और LCFA कहाँ जाएंगे? मिसल्स। तो ये जो फैटी एसिड है, दे आर स्मॉल चेन की लॉन्ग चेन? लॉन्ग चेन। मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि तुम आकाश का टेस्ट दोगे, एलन का टेस्ट दोगे, तुम्हारा मन घबरा जाएगा, सर ने तो पढ़ाया नहीं। जितना छोटी चेन का फैटी एसिड वाटर सॉल्युबल उतना ज्यादा, और वाटर सॉल्युबल है तो काइलोमाइक्रॉन बनाने की जरूरत डायरेक्ट कहां पर? ब्लड में। समझ में आया? व्हाट इज LCFA? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। व्हाट इज SCFA? और एल्काइल चेन जितनी लंबी होती जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम। पढ़े हो कि नहीं? और बेटा एल्काइल चेन जितनी छोटी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। किसमें? वाटर। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे हो? तो केमिस्ट्री में पढ़ाया नहीं क्या? एल्काइल चेन जितनी बड़ी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा कम। तो अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो बताओ वो ब्लड में सॉल्युबल होगा कि लैक्टेल्स? लैक्टेल्स। सो दिस वाज द एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। पर अगर तुम भूले नहीं हो कि एब्जॉर्प्शन कितनी जगह हो जाएगा तो काम बन जाएगा। कितनी जगह? पहला बक्कल चैम्बर। आपकी बुक ने माउथ लिखा है, माउथ लिखा है, तो आप माउथ एंड बक्कल चैम्बर पूरी हेडिंग बना ले। बक्कल चैम्बर। दूसरा स्टमक, स्टमक। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और चौथा लार्ज इंटेस्टाइन। तो भाई शायद 4 जगह पर मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैंने 3, 2, 5 के बाद 4 पढ़ा दिया। 3, 5 वो डाइजेशन था, और ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। कितनी जगह? 4। मैकेनिज्म वही है, या तो ब्लड में जाएगा या तो लिम्फ। सुनी नहीं रहे? या तो लिम्फ। माउथ में क्या क्या होगा? बक्कल चैम्बर में क्या क्या डाइजेस्ट होगा? ध्यान से सुनिए। बक्कल चैम्बर में डाइजेस्ट होंगे सम सॉल्ट्स एंड ड्रग्स, मतलब मेडिसिन। याद रखना, बक्कल चैम्बर में डाइजेस्ट नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए वी हैव द म्यूकोसा। बोलो क्या? एंड सब लिंगुअल सरफेस। सब लिंगुअल, टंग के नीचे। जब आप डॉक्टर बनोगे तब आपको बताई जाएगी कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन से नहीं दी जाती और ना इंटेस्टाइन के थ्रू दी जाती, टंग के नीचे रखवाई जाती है। इनमें से हार्ट अटैक की एक ड्रग है नाइट्रेट्स।
नाइट्रेट्स नाम की ड्रग्स हैं जो हार्ट अटैक के समय दी जाती हैं, इंजेक्शन से खाने के लिए कि सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल इनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज वहां पर खुली हुई हैं और उसी के थ्रू वो निकल जाती है। तो मुंह से एब्जॉर्प्शन दो चीजों का मुख्य रूप से, सम सॉल्ट, नॉट ऑल सॉल्ट, सम सॉल्ट एंड ड्रग्स। स्टमक चार चीजें, वाटर, सम सॉल्ट्स, शुगर एंड अल्कोहल। याद रखना यहां पर सम ड्रग्स भी रख सकते हैं, कुछ दवाइयां भी। तो अल्कोहल पीने वालों आपको किस कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? स्टमक। इसीलिए जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा हो सकता है? स्टमक, क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक के थ्रू ही है। तो याद रखना क्या क्या, वाटर, सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल, सम ड्रग्स। And now my student, a small intestine is a sheet of absorption as well. ये seat of digestion भी थी और ये seat of absorption भी है, और ये सब कुछ absorb करती, everything। मैं लिख रहा हूं तो मेरे साथ लिखोगे अच्छा रहेगा, और बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। यस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट पूरा यहां से डाइजेस्ट होगा, सारे अमीनो एसिड्स यहीं से एब्जॉर्ब हो गए। फैटी एसिड दोनों प्रकार के, चाहे ब्लड में जाओ चाहे लैक्टेज, ग्लिसरॉल, सारी विटामिन्स एंड सॉल्ट्स एंड वाटर, और इट इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। कई लोग लार्ज इंटेस्टाइन लिखते हैं, मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूं, वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम जेजुनम। जेजुनम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। तो जिन लोगों को लगता है लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, वो सावधान हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं, पूरे खाने में जो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम से। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन, सम सॉल्ट्स, सम ड्रग्स एंड वाटर। याद रखना हम गलती कहां कर बैठते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादातर क्या करना आता है? वाटर एब्जॉर्ब। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो। एक आदमी को, एक बंदे को वाटर एब्जॉर्ब करना सबसे ज्यादा आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता होगा। नहीं, इट इज लाइक एक बंदे को रसगुल्ले खाने ही पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मैक्सिमम रसगुल्ले खाता है। एक बंदे को केवल रसगुल्ले खाने, कुछ भी दो रसगुल्ला खाता है, पर वो 4 रसगुल्ले में पेट भर लेता है। लेकिन एक आदमी है जो सब कुछ खाता है लेकिन 15 रसगुल्ले भी खाता है। अब बताओ उन दोनों में ज्यादा रसगुल्ले किसने खाए? जो केवल रसगुल्ले खाता है। जो सब कुछ खाता है तो वो रसगुल्ले भी ज्यादा खाता है। समझ गए? तो वही बात है, पानी यहाँ भी, लेकिन यहाँ सब कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो पानी भी ज्यादा। इनको केवल क्या करना आता है? पानी एब्जॉर्ब करना, along with salts and drugs. So these are the absorption in different parts. चलो चिल्ला लो भाई, बक्कल चैम्बर, salts and medicine, stomach, water, salt, sugar, alcohol, small intestine, सब कुछ। बस लिखने लायक क्या है? मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ 3 सॉल्ट, ड्रग्स। जो ये लिख रहे हैं वो मूर्ख है, वो लिख रहे हैं सब कुछ एब्जॉर्ब होगा। कहाँ? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिओडेनम। बोलो नो, इट इज इलियम, ना तो जेजुनम। जेजुनम में क्या है? वाटर। वैसे सारा का सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ? इलियम। Why it have the maximum surface area in the form of villi and microvilli. Villi and microvilli. Villi and microvilli की वजह से वहां पर सरफेस एरिया मिनिमम की मैक्सिमम, और मैक्सिमम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी मैक्स। नहीं आया ना? आया? तो चारों बता पाओगे? चलो बताओ।
माउथ में सॉल्ट्स एंड ड्रग्स। स्टमक में 4 चीजें हैं, बोलो। वाटर है और सॉल्ट है और अल्कोहल है और अच्छा ड्रग्स भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब, पानी भी सबसे ज्यादा, पानी सबसे ज्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। वैसे सब कुछ ज्यादा कहाँ, इलियम, क्योंकि वहां सरफेस एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लार्ज इंटेस्टाइन। एक चीज की 3 चीज, 3 चीज, तीनों के नाम याद है, बोलो। भाइयों बहनों, हमने पढ़ा इंजेशन, दैट इज द नंबर 1। हमने पढ़ा डाइजेशन, दैट इज नंबर 2। हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो कुछ तुमने खाया है वो या तो पहुंच गया है ब्लड में या तो पहुंच गया है लिम्फ। बात करना बंद करो। आपने रोटी खाई, मुंह से, इसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, डाइजेस्ट, ग्लूकोज, ब्लड। रोटी ब्लड में पहुंच गई। रोटी के फॉर्म में कि ग्लूकोज? चावल किस फॉर्म में? ग्लूकोज। दाल किस फॉर्म में? अमीनो एसिड। प्रोटीन के फॉर्म में ब्लड में पहुंच चुकी। और अगर आप लिम्फ में भी पहुंचे हो तो अल्टीमेटली आपको जाना कहां है? ब्लड। ब्लड की चीज तो ब्लड में रहती है, लिम्फ की चीज भी ब्लड में। तो कभी सोचो कि सब चीजें ब्लड क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज है जिसका एक्सेस हर सेल तक है। एवरी सेल, हर सेल तक ये पहुंच सकता है और हर सेल के अंदर ये फूड को पहुंचा सकता है। तो वो जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड है ब्लड के द्वारा टिश्यूज में पहुंचा और टिश्यूज से वो सेल के अंदर पहुंचा। किसके अंदर पहुंचा? सेल के अंदर। इट इज नोन एज एसिमिलेशन। फिर से बोलो। और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? मेला थोड़ी ना लगाएगा। एसिमिलेशन के बाद होगा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। बोलो फिर से। ग्लाइकोलिसिस और क्या बनाएगा? एटीपी। तो बताओ, एटीपी इज एनर्जी। एटीपी इज, तो आपने जो कुछ खाया उसको पचाया, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा और ब्लड से उसको भेजा सेल के अंदर। दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। तो बताओ, एसिमिलेशन इंटेस्टाइन में होगा कि टिश्यू में? टिश्यू में। चारों स्टेप। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो ना तो डाइजेस्ट होंगी ना तो एब्जॉर्ब होंगी। अब करें क्या उनका क्या करें? फेंक दें? बिल्कुल फेंकेंगे। बताओ ये क्या है? सीकम। ये अपेंडिक्स। क्या यहाँ इलियम थी? वॉल का नाम याद है? बोलो क्या नाम? इलियोसीकल वॉल। देखो मेरे बच्चों, जो मैं पूछूं, मैं पढ़ा करके जो पूछता हूं वो बताना ही चाहिए। जैसे अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड मटेरियल और अनएब्जॉर्ब मटेरियल जो बेटा इंटेस्टाइन की दीवारों तक नहीं जा पाया, म्यूकोसा और ब्लड में नहीं जा पाया, वो इलियोसीकल वॉल्व से सीकम, कोलॉन और रेक्टम तक भेजा गया। इसका नाम रखा गया फीकल मैटर। बोलो क्या नाम? फीकल मैटर, या इसी को हम फीसिस बोलते हैं। फीकल मैटर या फिर फीसिस बोलते हैं, इसी को हम पॉटी बोलते हैं। अब ये पॉटी रेक्टम में जाकर के, फीकल मैटर रेक्टम में जाकर के टेम्पररी स्टोर होगा। परमानेंट की टेम्पररी। और दिन में 2 बार या दिन में 3 बार या दिन में 1 बार या फिर 5 दिन में 1 बार। ये वो लोग हैं जो 5 दिन में 1 बार जाते हैं। कहां जाते हैं? खुद सोचे। आपका ब्रेन,
आपका ब्रेन एक नर्वस सिस्टम के द्वारा, नर्व के द्वारा एक स्टिमुलस भेजेगा। हाथ जोड़ रहे, सुन लो, गंदगी बस जैसे बोलो तुम चालू हो जाओ, हम ही गलत आदमी। और इस स्टिमुलस का नाम है मास पेरिस्टाल्सिस, मास पेरिस्टाल्सिस। और इस मास पेरिस्टाल्सिस की वजह से एक वेव बनेगी। क्या बनेगी? वेव, जो आंत को बहुत तेजी से बेटा मूव कराएगी। और इस वेव की वजह से फीकल मैटर एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। प्रोसेस का नाम है डिफिकेशन। बोलो क्या नाम? डिफिकेशन। एंड दिस डिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज इजेशन। फिर से बोलो। स्टेप नंबर 5वां, चिल्लाओ। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इजेशन किसका होगा? जो डाइजेस्टेड है। कहां पर रुका है? रेक्टम। और रेक्टम से कैसे मूवमेंट होंगे? मास। और ये मास मूवमेंट आपके सर्केडियन रिदम पे डिपेंड करते हैं। सर्केडियन रिदम इज दैट रिदम विच इज 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल। 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल। किसी को अगर सुबह 7 बजे जाना है तो वो 7 बजे उन मोशन को मूव करे, महसूस करेगा। किसी किसी को दोपहर में 11 बजे जाना है, वो 11 बजे महसूस करेगा। पर डे ऑलमोस्ट उसी समय। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। क्या है? आप किसी तनाव में गुजर रहे हैं, आपको कब्ज हो गया। क्या हो गया? ये बीमारी है। याद रहेगा? तो याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिपेशन। अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को दिन में 2 बार, कितनी बार? नहीं, 2 बार, दिन में 2 बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। ये और बात है कि तुम दबा ले जाते हो। अब जो साइंस बोलेगी वही तो पढ़ाएंगे। इसलिए गांव में जाओ, लोग आपको दिखाएंगे। गांव के लोग सुबह और शाम दोनों टाइम डिफिकेशन करते हैं। अब तुम यहाँ शहरी आदमी हो, तुम शाम को भी भर लेते हो, ऐसे मत किया करो। तो 2 बार जाना इज हेल्दी, 2 से ज्यादा बार जाना इज डायरिया, 2 बार से कम बार जाना इट इज कॉन्स्टिपेशन। ज्यादा गए तो, कम गए तो कॉन्स्टिपेशन। बाय बाय करो इन्हें। 5 स्टेप हो गए। बोलो। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। नाउ द डिसऑर्डर्स ऑफ। देखो, जिसको जाना होगा, जिसकी भी क्लासेस 2 बजे है, वो अपना निकलेगा चुपचाप, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मैं बिना चैप्टर खत्म किए यहाँ छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम्हें दुनिया भर के बंदे की क्लासेस इंपॉर्टेंट लगती है और मेरी यूजलेस लगती है तो बेटर आप छोड़ दो अभी। कभी कभी महीने में 1 बार ऐसा क्लास आता है। मैं नहीं चाहता कि चैप्टर कल तक चले। कल मैं नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। और शाम को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं। 6 से 8 आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाना है मुझे। तो आप आज शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में इनवाइटेड है फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी मर्जी, आप ना पढ़ें, हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ओके। और अभी मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। सो नंबर 1 इज डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और अभी टाइम भी नहीं हुआ और फिर भी यस सर, छोड़ दो सर, ये कर दो सर। आप ध्यान से सुनो। एक बीमारी है जॉन्डिस, इसी को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। डॉक्टरों के बीच में ये हेपेटाइटिस के नाम से प्रचलित है। हेपेटाइटिस ये अगर वायरस से है तो हेपेटाइटिस, और किसी कारण से है तो नॉर्मल जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया के बहुत कारण होते हैं। 1 इज द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी उनमें से एक कारण है। हेपेटाइटिस ही जॉन्डिस है ऐसा मैंने नहीं कहा। पीलिया एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो हेपेटाइटिस में आता है। ओके। क्या होता है, पहले नॉर्मल चीज समझो। हमने देखा था कि लीवर के 2 लोब हैं, याद है? एक बेटा लेफ्ट और एक राइट। A falciform ligament. Okay, please. It is right hepatic artery, left hepatic artery, common hepatic artery, cystic artery, gallbladder, common bile duct, hepatopancreatic duct, and duodenum. मेरी बात जो मैं पूछूं बताओगे? बिल्कुल बताना चाहिए आपको। बाइल याद आया आपको?
कहां पर बनता है? लीवर। कहां स्टोर होता है? कहां सिक्रीट होता है? पर मैंने कभी नहीं बताया कि कैसे बनता है। आज सुनो कैसे बनता है। बोलते हैं कि आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका अपना एक नेचुरल लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। 120 दिन बाद ये आरबीसी मर जाती है। मरने के बाद इनका हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड से होता हुआ, किससे? ब्लड से होता हुआ लिवर में पहुंचता। कहां पर? और लिवर में पहुंचने के बाद यहां बाइल पिगमेंट बनाता है। मैंने सॉल्ट बोला कि पिगमेंट? पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट जो होते हैं इनके नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट यहां पर एक जूस बनाते हैं। जूस का नाम है बाइल जूस। फिर से बोलो, बाइल जूस में 4 चीजें होती, मैंने पढ़ाया था। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेट। ये बाइल निकलता है कॉमन हिपैटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट में, यहां स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है? भूल गए? याद है? गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है और जाता है डिओडेनम में। कहा? डिओडेनम में मिसल्स वगैरह बनाता है, डाइजेशन करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कहां? और एनस से बाहर। याद रखना, इसीलिए कई बार लोग बाइल को एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी बोलते हैं। नहीं सुना मैंने? ये डाइजेशन में हेल्प करने के बावजूद भी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्योंकि बाइल पिगमेंट का कलर ग्रीन येलो होता है। कैसा होता है? ग्रीन येलो, या ग्रीनिश येलो, या ग्रीन येलो। और इसी वजह से जब बाइल आपकी फीकल मैटर से बाहर आता है तो आपका फीसेस येलो कलर होता है, क्योंकि उसी के मॉडिफिकेशन से, बाइल पिगमेंट की मॉडिफिकेशन की वजह से ही ऐसा होता है। फीकल मैटर का येलो कलर कंडीशन स्टर्कोबिलिन के नाम से सब्सटेंस से होता है, जो बिलीरुबिन से ही बनता है। यानी जो बाइल पिगमेंट है वो एनएस के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू येलो निकल जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड वे। आपकी आरबीसी खराब हुई, खराब आरबीसी का पिगमेंट बनाया, पिगमेंट बना करके डाला कहां पर? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में फीकल मैटर से खत्म। यानी कितना अच्छा मैकेनिज्म है भगवान ने बनाया। आरबीसी मरी, हीमोग्लोबिन टूटे, हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन, बिलीपिगमेंट और बाहर। ये बात और है कि इसी दौरान आपको बाइल ने फैट डाइजेशन किया। क्या किया? फैट। खैर, हो गया। अब हुआ क्या कि कई बार यहां ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाए, इन जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या लिवर खराब हो जाए, लिवर में इंफेक्शन हो जाए, तो जो हीमोग्लोबिन आ रहा है, क्या आ रहा है? वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को ब्लड में बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि डक्ट में नहीं जा पाता। किसमें? क्या आपको पोर्टल ट्रायल याद है? थको मत, सुनो और बताओ, क्या बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है या फिर एबनॉर्मली बन रहा है? और एबनॉर्मली बनने की बजाय ये बजाय डक्ट में जाने के कहां जाता है? ब्लड। तो बताओ, ब्लड में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन घट गया कि बढ़ गया? जबकि इसे जाना कहां चाहिए था? इंटेस्टाइन। पहुंच कहां गया? ब्लड। ब्लड में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन घटा कि बढ़ गया? और अगर ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ गया तो ये म्यूकोसा में छोड़ा गया। किसमें? आई में छोड़ा गया। कहां पर? नेल में छोड़ा गया। कहां पर? तो आपकी नेल, आई, म्यूकोसा, इसके अलावा स्किन में। कहां पर? स्किन में ये पिगमेंट जाकर डिपॉजिट होने लगे। वो पिगमेंट जो पॉटी से निकल जाने चाहिए थे, वो पिगमेंट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, वो पिगमेंट जो बेटा इंटेस्टाइन से निकल जाने चाहिए थे, लीवर खराब होने से वो इंटेस्टाइन की बजाय कहां चले गए? ब्लड। और ब्लड से होते हुए म्यूकोसा, आई, नेल, स्किन। अब बताओ, म्यूकोसा येलो हो जाएगी, स्किन येलो हो जाएगी, आंखें पीली पड़ जाएंगी, नेल पीली पड़ जाएंगे। इसी का नाम पीलिया। तो लोग बोलते हैं पीलिया आंखों की बीमारी है। हट, पीलिया बीमारी है लीवर की। लीवर सही होता तो आंखें पीली। So jaundice is the disease of liver। और क्यों हुआ? पता नहीं सकता।
याद रहेगा? क्या याद रहेगा? ये जो बाइल पिगमेंट हैं, इनका एबनॉर्मल एक्सक्रीशन हो रहा है। अगर एक्सक्रीशन नहीं हो और नहीं हो रहा तो ये कहाँ बढ़ जा रहा है? ब्लड में। ब्लड में बढ़ रहा है तो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? म्यूकोसा, आई में। तो बताओ ये सब पीला पड़ रहा है, और पीला पड़ रहा है तो बीमारी का नाम पीलिया। तो बताओ जॉन्डिस इज द डिसीज ऑफ। रट्टा मारना चाहो तो मारो, और कॉन्सेप्ट सुनना चाहो तो मेरी क्लासेस को ध्यान से सुनो। पर सर हमारी तो सर क्लास खत्म होने वाली, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको जाना है, जाइए। डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर जॉन्डिस, बता पाओगे? जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट की बाइल सॉल्ट कहाँ डिपॉजिट होते हैं? आई में, म्यूकोसा, स्किन। पीली पड़ गई, ये बीमारी स्किन की है। लीवर। दूसरी बीमारी है वोमिटिंग। देखो नाम ही बताता है उल्टी, जो सीधी ना जा सके उसी का नाम उल्टी। मजाक नहीं है, ये अपने आप में सही जवाब है। बोलते हैं जो तुमने खाया माउथ से उसको जाना चाहिए ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से निकल जाना चाहिए। एनस से निकल जाना, इट इज सीधा निकलना। कैसा निकलना? सीधा। एंड दैट इज ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस। बोलो क्या? पेरिस्टाल्सिस। अगर आपकी नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस हो रही है तो जो आपने खाया वो सीधा निकल जाएगा। कभी कभी जो सीधा ना जा सके वो उल्टा निकलता है। तो कुछ लोग सोचते हैं छी पॉटी निकलती है। ना ना ना, दीज आर द सब्सटेंसेस जो इलियोसिकल वॉल्व से बाहर नहीं है। इलियोसिकल वॉल एक वन वे वॉल है, और पॉटी शब्द कहां से शुरू होता है? इस वॉल के बाहर। इसका मतलब पॉटी तो नहीं आ सकती बाहर। तो क्या आ सकता है? स्टमक और डियोडेनम का कंटेंट। स्टमक और डियोडेनम का कंटेंट कभी कभी बाहर निकल आता है, और इसका कारण होता है उल्टी पैरालिसिस, दैट इज नोन एज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। और सुनो, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के कारण सुनो, अत्यधिक गैस का बन जाना, पेट में गैस का बनना, पेट में इन्फेक्शन होना। किसी दिन आपने कहा गोलगप्पे वाले भैया आज खट्टा कम लग रहा है, तो गोलगप्पे भैया ने कहा कि चल रुको बहन जी, फिर पानी को खोल के दिया और बोला बहन जी आप बोले आप प्रॉपर खट्टा है। तो भैया ने बहुत सारे बैक्टीरिया पहले पानी में मिलाए और वो पानी से आपके पेट में गए। इन बैक्टीरिया ने आपको क्या किया? इन्फेक्शन। फिर से बोलो। और इन्फेक्शन से बनी गैसेस क्या बनी? और क्योंकि इन्फेक्शन इज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से क्या बनी? गैस। और इन गैस ने मारा धक्का, धक्का मारा तो उल्टी। सीधा कि उल्टा? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने कुछ पूछा। क्या बेटा? हाँ, वो दे आर कॉमेंसलिज्म। सुना ना? व्हाट इज कॉमेंसलिज्म? इधर आओ, इधर आओ। देयर इज वन रिलेशन नोन एज कॉमेंसल पैरासाइट, कॉमेंसलिज्म। व्हाट इज दैट रिलेशन इज नोन एज? नहीं, दो लोग साथ में रहें, कितने लोग? एक को कोई फायदा और नुकसान ना हो और दूसरे को फायदा। तो देयर आर सो मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर सीकम, दे डाइजेस्ट सेलुलोज फॉर अस। किस क्या? क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई घास फूस चला गया है तो या तो वो घास फूस के रूप में ही बाहर आता है, तुमने पालक ज्यादा खाई उस दिन, हरा हरा बाहर। और अगर थोड़ा बहुत पच भी गया है तो हमने पचाया कि बैक्टीरिया ने? बैक्टीरिया। तो वो कहाँ रहते हैं? सीकम। दीज आर द सेलुलेज बैक्टीरिया। उसमें क्या है? दीज आर नोन एज मिथेनोजन। ये पढ़ाया था तुमको। काहे मारे गोबर गैस का नाम गोबर गैस है? इधर आओ। वाई द गोबर गैस इज नोन एज गोबर गैस? पता नहीं सर। चिल्लाओ, सब लोग चिल्लाएंगे। मिथेनोजन याद है? इंटेस्टाइन में रहते हैं। एरोबिक क्या एरोबिक? मिथेन गैस पैदा करते हैं, बदबू आती है, मिथेनोजन। और बताओ, और पढ़ के आओ, फिर पूछना।
These bacteria are methanogen, which are the cellulose digesting bacteria. और कुछ उसका मन नहीं मान रहा, ये कुछ और पढ़ के आया है, और जो ये पढ़ के आया वही वो आंसर चाहता है, और मैं वो आंसर उसको दे नहीं रहा हूँ, इस वजह से दुखी है. Just because he want to test my knowledge, और चूंकि मैं अपने नॉलेज में एप्ट हूँ जितना मुझे बताना चाहिए था, उसका मन कर रहा है इनको गलत कैसे साबित करें. ना कर पाओगे क्योंकि हम अपने बराबर का नॉलेज लेके चलते हैं, और बहुत पहले पढ़ाया था. हाँ, अरे उसका कारण नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम इधर आओ. 3 ईयर आते जाओ, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल. उसमें मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोलो क्या? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में कैल्शियम कार्बोनेट, ओटोलिथ, बोलो ओटोलिथ. ओटोलिथ का 3 डायमेंशनल सेमी सर्कुलर कैनाल, बोलो. तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अभी तक पढ़े ही नहीं. तो कान में ओटोलिथ की 3 डायमेंशनल पोजीशन, सुनो सुनो सुनो, 3 डायमेंशनल पोजीशन बिगड़ने की वजह से सेरिब्रम को लगता है कि बॉडी इधर उधर मूव कर रही, और जिस सिकनेस का नाम है मोशन सिकनेस, बोलो मोशन सिकनेस, फिर से बोलो मोशन सिकनेस. तो जब भी आपकी बॉडी थोड़ी बहुत मोशन करेगी, आपकी नर्व गड़बड़ होगी और आपको उल्टी फील होगी, दैट इज नोन एज मोशन सिकनेस. इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है. एंड लाइक द मोशन सिकनेस देयर इज अ मॉर्निंग सिकनेस. नाम सुनो, मॉर्निंग सिकनेस. गर्भवती महिलाओं को सुबह सुबह जो उल्टियां होती हैं, दिस इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस. इसका भी डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं. तो ऐसी बहुत सारी सिकनेस है जो आपकी जिंदगी में आएंगी जब आप MBBS करेंगे. तो हमें बख्श दे, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे भाई साहब, यही 5.5 साल यही पढ़ा है, इसी को पढ़ाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है. MBBS करते वक्त यही पढ़ा है. इनको पढ़ने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. तुम पूछते जाओगे, हम बताते जाएंगे. सो यू नीड नॉट टू चेक माई नॉलेज प्लीज. छोड़ दो. अगर क्यूरियोसिटी है तो इट्स गुड. उसकी क्यूरियोसिटी थी, बिल्कुल सही क्यूरियोसिटी है. उसने कहा कि सर जब हम गाड़ी में बैठते हैं उल्टी आती है, काहे? तो गाड़ी हिलती है, और मोशन सिकनेस की वजह से हमारे इंटरनल ईयर के ओटोलिथ, सुने हो? अब नाम ही नहीं सुना तो हम क्या करें? वो आपको 3 डायमेंशनल डिस्टरबेंस पैदा करते हैं. मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर रुको. तो फिलहाल मैंने क्या पढ़ाया, वोमिटिंग. उसके पहले जान. अब क्या? डायरिया. तो जहां पर मिले रिया, मतलब उसका बह जाना. जहां तुम्हें शब्द मिले रिया, मतलब ये बह गया. राइनोरिया, नाक का बहना. बहना नहीं, बहन नहीं. बोले एक बहना मतलब बहन नहीं, वो बहन नहीं. बहना मतलब टू फ्लो. तो बहना नहीं. नाक का बहना, राइनोरिया. गोनेड का बहना, गोनेड से वाइट डिस्चार्ज, गोनोरिया, सुने हो? और इंटेस्टाइन का बह जाना, डायरिया. जहां जहां रिया, वहां वहां. तो डायरिया इट इज अ फ्लूइडिटी. चुप रहो. फ्लूइडिटी ऑफ द फीकल मैटर. फीकल मैटर की फ्लूइडिटी हो जाना, और साथ में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी. अब कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो जानता है. पर यूनिट टाइम में कोई भी प्रोसेस कितनी बार हो रहा, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. एंड द पर यूनिट टाइम इज 1 डे. एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? 2 बार, और 2 बार से ज्यादा. लेकिन प्रोवाइडेड वो कैसा होना चाहिए? गीला गीला, सूखा सूखा. तो गीला गीला अगर आ रहा है, देखो कितना गंदा बोलते हैं सुनील सर. बट बेटा जिंदगी में यही आएगा. आप पूछोगे साहब पोटी आ रही, तो आपको पूछना पड़ेगा कैसी. तो बोलेगा सर वाटरी डायरिया है, और इस डायरिया के लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, सब अचानक बह जाता है. कितना गंदा बोल रहा हूं. क्या ये आपने फील किया है? डू यू लाइक इट? यस.
नहीं, इसको कोई लाइक नहीं करता। जब भी ये होता है आपकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे आपको 10-15 दिन से दबा दबा के मारा गया है। हाँ, मेरे को लाइफ में कई बार हो चुकी है। अगर तुम्हें नहीं हुई तो तुम्हें कब्ज है। आज बदतमीज कहीं। यहाँ कौन सी झंडू बाम? तुम्हारी डिग्री हम हर लेंगे। लगाने की चीज खिला रहा है। हमारे यहाँ पर एक्चुअली ये हुआ, एक बार ऐसा हुआ, किसी ने किसी को आयोडेक्स दिया। वो गांव का इतना बंदा आदमी था, उसने कहा सारी दवाइयां सुबह दोपहर 3 बार खानी है, और उसको बैक एक भी थी तो आयोडेक्स भी लिख दिया। अब उसने कभी आयोडेक्स नहीं देखा था, इतना दूरस्थ गांव का था। तो उसने कहा कि साहब ये खाने में बड़ी दिक्कत होती है, ये बताओ रोटी में लगा खाया करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तुमने खा डाली क्या? बोले हाँ, आप इनको कहा था सुबह दोपहर शाम। तो हर चीज खाने की। हे राजन, जिसे तुम बाम कह रहे हो वो खाने के लिए नहीं। तो हे राजन, अगर तुमने बाम खाया तो डायरिया घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो हे राजन, आपकी बुद्धि सठिया चुकी है। भाइयों देखो, आप मजाक कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्लूइडिटी ऑफ फीकल मैटर बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डायरिया हो रहा है। नाउ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का एकदम उल्टा है। इसको हिंदी में बोलते हैं कब्ज। कब्जा नहीं, बोले घर में कब्जा कर लिया, कॉन्स्टिपेशन कर लिया। ओके, इट्स कब्ज। व्हाट इज कब्ज? इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां रेक्टम है, कहां पर बेटा? रेक्टम में पॉटी रुक जाए और स्टोर रहे, एबनॉर्मल टाइम तक रहे। एबनॉर्मल। अभी सुनो, मैं कोलॉन में क्यों रोक रहा हूं, सुको चुपचाप। पहले पूरा पढ़ा लेने दिया करो, फिर बता रहे। रेक्टम में रुकने का कारण क्या है कि आपकी सर्केडियन रिदम खराब हुई। तो सर्केडियन रिदम खराब होने के कारण आपका स्ट्रेस हो सकता है। आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया और आपको मोशन नहीं हुए। जब मोशन नहीं हुए तो आपकी रेक्टम में पड़ी हुई जो बेटा फीकल मैटर है वो रेक्टम में पड़ी रही। और रेक्टम की खास बात है उसकी इंटेस्टाइन वाटर बहुत एब्जॉर्ब करती है। तो उसने सारा वाटर, जो पॉटी था, पॉटी का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर दिया। एंड द पॉटी बिकम द थिक, लाइक सॉलिड, लाइक इट बिकम लाइक द हार्ड स्टोन। स्टोनी सॉलिड हो गई, एंड दैट इज नोन एज फीकोलिथ। अब उस क्वेश्चन का जवाब जिसने पूछा, जब ये फीकोलिथ हो गई तो यहां पर जो पॉटी है वो रेक्टम के पास रुकी हुई। अब नया फीकल मैटर जो बन रहा वो रेक्टम में रुकेगा कि कोलॉन में? अब जब कोलॉन में रुकने लगा, ये रुकना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। रेक्टम में रुकना नॉर्मल। क्यों रेक्टम के वाला निकल नहीं पाया? क्योंकि वो फीकोलिथ हो गया, एकदम हार्ड स्टोनी हो गया। और इस हार्ड स्टोनी को बाहर निकाल पाना इट्स इम्पॉसिबल। कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें इनेमा लगाना पड़ता है। क्या इनेमा? हम एनएस के थ्रू जेली डालते हैं और इसे लिक्विफाई करते हैं। यह है कब्ज। क्योंकि रेक्टम में रुकना इज नॉर्मल, और रेक्टम अगर ब्लॉक है तो बाकी फीकल मैटर कहां रुकेगा? हाँ, कोलॉन। और बेटा कोलॉन में रुकेगा तो कोलॉन में रुकना इट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। अब क्या करें? या तो हम यहां सॉल्ट डालें, सॉल्ट डालने से यहां की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, पानी बाहर निकलेगा, ये लिक्विफाई होगा, बाहर आएगा। या फिर हम जेली लगाएं, दैट इज नोन एज इनेमा। बोलो क्या? और कई बार ऐसा होता है इनेमा निकाल के लगा करके हम लोग ये पूरा पॉटी बाहर निकालते हैं, इट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन की खास बात है, अगर सब कुछ रुक गया तो बहुत गैस बनेगी, और गैस बनने की वजह से आपको कोलिक पेन होंगे, कोलॉन में बहुत पेन होगा, और साथ में वॉमिटिंग भी होगी। क्या होगी? तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत मुश्किल में डाल सकती है आप। इसलिए रोज का रोज सुबह शाम फ्रेश होते रहिए, पता नहीं किस दिन आपको क्या हो जाए। कब्ज हटा दें। चलो, इसके बाद आखिरी बचता है
इनडाइजेशन, नाम में ही है अपच। इनडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अपच। खाने ना पचने का कारण क्या हो सकता है? एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का कम सिक्रीट होना, स्पाइसी फूड, ज़्यादा मसालेदार खाना, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, फूड पॉइजनिंग, और कुछ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाओगे तब भी ओवर ईटिंग। आपने ज़्यादा खाया, एंजाइम सही से नहीं निकले तो आपको अपच हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं। दैट इज नोन एज अपच, इनडाइजेशन और इंडिजेशन। अच्छा सही से बताओ, कितने लोगों को 2 बजे क्लास करनी है? करनी है? जाओ, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।